दोस्तों नमस्कार। आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम काफ़ी आगे निकल चुका है। ठीक है, जुलाई में होने की संभावना है। तो हमारे पास पर्याप्त टाइम है सी सैट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि जीएस तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं, लेकिन सी सैट में आप कहीं ना कहीं, ठीक है, सी सैट में आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज हम सी सैट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं अर्थमेटिक की, वो सब हम पढ़ेंगे और हम शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको अभी ज़्यादातर कुछ भी नहीं आता है। ठीक, क्योंकि अगर हम बेसिक से लेके नहीं चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो फिर पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा कोऑपरेट करिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि संख्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या की। तो संख्या क्या होती है? आपने अब तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, 1 2 3, ठीक है, 4536, या फिर ठीक है 1/2.5, ये सब क्या है? ये सब संख्या में ही आती है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या है? वो सारी संख्याएं जो अब तक हमें ज्ञात हैं, जिनको हम देखते आए हैं, वो वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्या की दो संख्या होती है। एक क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या। क्या होती है? एक आपकी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक, और दूसरी क्या होती है आपकी? इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू या भिन्न के रूप में लिख सकें, लेकिन क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें और क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपने किया 1/2, 2/3। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4 ये परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, ये परिमेय संख्या आपकी होंगी। क्यों? पी अपान क्यू के रूप में तो लिखा नहीं गया है भैया, ये पी अपान क्यू के रूप में लिखा गया है, बस क्यू का मान क्या है? यहाँ पे 1 है, तो क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी सारी संख्याएं जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो संख्याएं हमारी करणी रूप में आती हैं, जो अंडर रूट के अंदर आती हैं, क्यूब रूट के अंदर रहती है, वो हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होती हैं? तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। अब आगे हम देखते हैं। तो परिमेय संख्या हमने देखा और अपरिमेय संख्या देखा। अब जो हमारी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की भी कितनी संख्याएं होती हैं? ठीक, परिमेय संख्या के नीचे भी कितनी संख्याएं होती हैं? 3 संख्याएं। एक क्या होती है? एक को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको आप बचपन से शुरू करते हैं। फिर दूसरी क्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, और उसके बाद फिर तीसरी क्या होती है? बताइए। पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक का रोल ज्यादा रहता है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होके कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। क्या होती हैं? परिमेय संख्या। जैसे नंबर लाइन है या संख्या रेखा पे, ये कहाँ से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं और उसके बाद कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। अब नंबर लाइन में ही अगर हमें जीरो मिल जाए, ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 0 1 2 3 जीरो से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो वो क्या है हमारी? वो है पूर्ण संख्या। और ऐसी संख्याएं, ठीक है,
जो जीरो के आगे भी जाती हैं और पीछे भी जाती हैं। इसका मतलब जीरो यहाँ पे खत्म हो रहा है तो जीरो के आगे फिर माइनस होगा ना, -1, -2, -3। तो हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो जीरो के साथ साथ +-1, +-2, +-3 ये सारी संख्याएं रखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि संख्या क्या होती है। तो जो भी आज तक हमें ज्ञात संख्याएं वो सारी संख्या कहलाती है। अच्छा, संख्या से एक चीज और याद आ गया कि 1, 2, 3 ये सब हम पढ़ते हैं, ये संख्या होती है, ठीक है। इसी से 2 अंकों की संख्या बनती है, 3 अंकों की संख्या बनती है, 4 अंकों की संख्या बनती है। तो इसी में संख्या के अलावा फिर एक शब्द रहता है अंक। अंक क्या होता है? ठीक है। तो अंकों से क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। अंकों से क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। जैसे हमने लिख दिया 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये कितने अंकों की संख्या है? ये 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। इसमें 4 क्या है? एक अंक है। 5 क्या है? एक अंक है। अगर हम पूछे कितने अंकों से बनी है तो ये 4 अंकों से बनी है। तो अंक और संख्या में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब वास्तविक संख्या हो गई। वास्तविक संख्या के दो बच्चे हैं, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय ने शादी नहीं की तो अकेला रह गया, परिमेय ने शादी किया, इसके 3 बच्चे हुए, ठीक है। परिमेय ने शादी किया और इसके 3 बच्चे हुए। पहला बच्चा इसका प्राकृतिक संख्या, दूसरा बच्चा पूर्ण संख्या, तीसरा बच्चा पूर्णांक। अब ये लोग अभी बच्चे हैं, टहल रहे हैं, इसकी जब शादी होगी तब देखा जाएगा इनके कितने बच्चे होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। तो हमने ये सारी चीजें देख ली, ठीक है। अब बात आती है सम संख्या की, ठीक है। बात आती है किसकी? सम संख्या की। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनका ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं। किससे विभाजित हो जाएं? 2 से विभाजित हो जाएं। या फिर उनके इकाई के स्थान पे क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 अगर 0 हमें मिल रहा है तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? बताइए। वो संख्याएं सम संख्याएं हो जाएंगी। विषम संख्या की बात आती है तो विषम संख्या क्या होती है? वैसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। 2 से विभाजित नहीं होती, है ना, विभाजित नहीं होती, ठीक है। वो क्या है? वो विषम संख्याएं हैं। इनके इकाई के स्थान पे हमें क्या मिलेगा? 1, 3, 5, 7, 9 ये हमें मिलेगा। तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। अब इसके बाद एक संख्या आती है अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, जो मतलब जिनके 2 गुणनखंड संभव हो, ठीक है। एक और वो स्वयं संख्या जिनके 2 गुणनखंड संभव हो। अब यहाँ शब्द आया गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है? जैसे हमने 4 लिखा तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक, 1 गुणे 4 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं और 4 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके कितने संख्याएं शामिल हैं? 1 शामिल है, 2 शामिल है, 4 शामिल है। तो 1, 2, 4 इसके क्या हो गए? इसके गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने गुणनखंड है? बताइए। 3 गुणनखंड आ गए तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम 2 की बात करें तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1 या 1 गुणे 2 यही तो लिख सकते हैं। तो इसमें कितनी संख्याएं शामिल हैं? 1 शामिल है, 2 शामिल है। इसी तरह अगर हम 3 की बात करें तो 3 गुणे 1 या 1 गुणे 3, तो यहाँ भी कितने शामिल हैं? केवल 2 गुणनखंड, 1 और 3, ठीक है। या हम 5 की बात करें तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1। तो यहाँ कितने शामिल हैं? 1 और 5। तो देखिए जहां पे भी 2 गुणनखंड शामिल हो, 1 और वो स्वयं संख्या, तो क्या हो जाता है? ठीक है, अभाज्य संख्या हो जाती है। तो आपका होमवर्क है कि 1 से लेके 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं या सबसे छोटी
अभाज्य संख्या क्या होती है, बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो वो 2 होती है, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमें नहीं पता है। ठीक है, वो नहीं होती, वो ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई होती तो होगी, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। तो अब अगर अभाज्य संख्या हम लिखें तो 2, 3, ठीक, 5, 7, 9, इसी तरह 11, 13, ऐसे ही आपको 100 तक निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। कितनी संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो, मतलब कितनी जो सम है? तो केवल 1 है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, अब एक आता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या के बाद आ जाता है सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है, बताइए। सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, तो ऐसी संख्याएं जिनके, ठीक, गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे 2 और 3 है ना, 3 और 4, ठीक, 5, 6, 12, 17, ऐसे कुछ मिल जाए। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। ठीक, जिनका हमने गुणनखंड किया, जैसे 6 है, 6 का हमने गुणनखंड किया, 2 और 3 आ गया, तो यहाँ 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो सह अभाज्य संख्या हो गई, है ना। तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्याओं, ठीक है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF मतलब हरात्मक माध्य 1 आए। ठीक है, अब ये 2 और 3 1 के अलावा क्या किसी से विभाजित हो सकती? नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हम 12 की बात करें, चर यही 12, ठीक है, तो ये 3 और 4 क्या है? अभाज्य संख्या है। इनका HCF या महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 1 आएगा। 5, 6 ये भी क्या है? हमारा सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। अब स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है? भैया कोई संख्या किस स्थान पे है उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 4517। ठीक है, अब एक किस स्थान पे है? तो एक सैकड़े के स्थान पे है, तो 5 लिखा, सैकड़े का हमने गुणा कर दिया, कितना आ गया? 500 आ गया। तो एक का स्थानीय मान कितना है? 5। स्थानीय मान मतलब हम कह सकते हैं भाव कितना है। ठीक है, 5 का भाव 500 रुपए है। 4 का भाव कितना हो जाएगा? 4 का स्थान हजारवां भाग है, 1000 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना मान हो जाएगा? 4000। अब स्थानीय मान तो ये होता है, लेकिन इसी के साथ होता है आंकिक मान। तो आंकिक मान में वो अंक जहां पे जैसे भी रहेगा उसी लिख दिया जाएगा। जैसे अब इसी में हम कहते हैं 4517 में एक का आंकिक मान, तो एक का जो आंकिक मान है वो कितना रहेगा? एक ही रहेगा। 5 का आंकिक मान कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। 4 का आंकिक मान कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। तो आंकिक मान और स्थानीय मान में ये इतना सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक, विभाज्यता का नियम। इसके बाद, ठीक, विभाज्यता का नियम पढ़ने के बाद जो भी आयोग द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।